तो हम लोग का एरिया ऑफ स्टील 1 कैलकुलेट हो गया। अब देखो हम लोग कैसे स्टेप किए थे, फिर से जाते हैं देखते हैं हम लोग। यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया, AST1 कैलकुलेट कर चुके हैं हम। अब क्या स्टेप से हमारा 4 रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट, देखते हैं रिमेनिंग मोमेंट। अब रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट कितना बचा हमारा, है ना, उसके लिए हमको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ स्टील 2 और एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। तो यहाँ पे देख लेते हैं, है ना, यहाँ पे लिखेंगे 4 नाउ। फोर रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट, वो कितना बच जाएगा रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट हमारा, MR2, है ना। कैसे निकलता है MR2, जो हमारा फैक्टर बेंडिंग मोमेंट है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे MU लिम को या फिर MR1 को। तो वो वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो तो ये कितना था, 41 34 19 52। फैक्टर बेंडिंग मोमेंट था तुम्हारा 200 इंटू 10⁻6 माइनस 200 इंटू 10⁻6 माइनस ये आ जाएगा सर 41 म्यूट कर दो 34 1958। 4134 आएगा। हाँ 4134 1958 into 10 to the power 4। एक मिनट, यही ना था। यस सर, इसमें माइनस करेंगे तो 41 34 into 10 to the power 4। 41 34 into 10 to the power 4। 4 आ रहा है। यस सर। दशमलव बीच में काल दिए सर। अच्छा रुको रुको रुको, इसको ऐसे लिख लो 200 माइनस 158.66 तो आ जाएगा 41.34 इंटू 10⁻6, है ना। इसी को क्या करना है हमको, रेसिस्ट कराना है, ठीक है। 41.34 इंटू 10⁻6 लिखो या 4134 4134 इंटू 10⁻4 लिखो, बात क्या है, बराबर है, ठीक है। सेम बराबर। यस सर। MR2 का वैल्यू निकल गया। इसी MR2 के लिए ना हमको करना है डिजाइन, किसके किसके लिए डिजाइन करना है। अब ये रिमेनिंग बचा हुआ बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट कराना है। अब किसको किसको रेसिस्ट कराना है, ये कौन रेसिस्ट करेगा, तो ये रेसिस्ट करेगा एरिया ऑफ स्टील 2 और एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। बात समझ में आ रहा है। यस सर। चलो हम लोग फिर रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट के लिए निकालते हैं। तो MR2 के लिए, है ना, MR2 के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील 2 कैलकुलेट करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्टील 2 फॉर रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट। रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ स्टील 2। तो अब इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MR2 इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST2 और यहाँ पे लीवर आर्म क्या हो जाएगा बताओ तो, D माइनस D डैश। D माइनस D डैश, है ना। D डैश। यहाँ लिख देंगे D माइनस DC, है ना। यस। तो अब यहाँ पे हमें DC तो पता नहीं है, नो सर। तो यहाँ पे लिख लेंगे एज्यूमिंग डीसी इफेक्टिव कवर DC इज इक्वल टू 50 mm। 40 mm भी कर सकते हो, 50 mm भी कर सकते हो। ये कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको पता है कि क्लियर कवर कितना होता है बीम में
30 mm का होता है, 25 से 30 mm, है ना। और Yes, पिलियर sir. का वर्ग में क्या जोड़ देते हैं, स्टील का Pillar का डायामीटर का हाफ steel अगर का ऐड कर diameter. दें, Half. स्टील का, हाँ स्टील का डायमीटर का हाफ अगर ऐड कर दें तो वो इफेक्टिव कवर बन जाता है ना। तो ये स्टील जी। मान लो कि हमारा यहाँ 16 mm 17 mm 16 mm 18 mm का स्टील होगा, तो उसका आधा 9 mm, तो उसके आसपास में हम लोग 40 से 50 mm का इफेक्टिव कवर हमेशा ले लेंगे, है ना। 40 mm जी। या 50 mm का इफेक्टिव कवर हम लोग एज्यूम कर लेंगे। एज्यूमिंग इफेक्टिव कवर DC इज इक्वल टू 50 mm, ठीक है। तो 50 mm का इफेक्टिव कवर हम लोग यहाँ पे ले लिए। AMR2 का वैल्यू कितना है, 41.4 34 41.34 इज इक्वल टू इंटू into 10 to the power 4. 6, यहाँ पे पॉइंट है ना, इज इक्वल टू 0.87। FY का वैल्यू हो जाएगा 415। AST2 तो कैलकुलेट करना है हमें, D का वैल्यू हो जाएगा 500 और DC का वैल्यू हो जाएगा 50। यहाँ से AST2 कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। 254.45 254.45 45 mm स्क्वायर। इतना स्टील चाहिए नीचे में, है ना। क्यों, Yes, sir. बॉटम साइड में पार्ट 2 में चाहिए रेसिस्ट करने के लिए MR2। Breast bending moment to resist. हाँ हाँ। अब क्या काम रह गया, अब हम लोग को निकालना है ASC निकालना है ना, तो निकालेंगे हम, FSC, yes. है ना। yes sir कैलकुलेटिंग ASC फॉर रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे लिख देंगे कैलकुलेटिंग, नाउ कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ compression steel for remaining bending moment। तो अब रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग निकालेंगे कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील ASC का वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए क्या हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, MR2 इज इक्वल टू 0.36, इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, 0. देखो ये अगर ना समझ में आए तो फिगर बना करके यहाँ पे समझ लेना, है ना, कि हमारा ऊपर में स्टील था, नीचे में स्टील था, यहाँ पे आया था हमारा वैल्यू C2 और नीचे वैल्यू आया था T2, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को MR2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्रेशन साइड से C2 इंटू LA2, यही ना करना होगा, C2 इंटू LA2। तो C2 का वैल्यू कितना निकाले थे, ASC इंटू FSC, याद है, yes sir है ना। तो अगर ना समझ में आए तो फिगर बना करके ऐसे देख लेंगे, फॉर्मूला अपने आप याद आ जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। C2 इंटू LA2, तो MR2 का वैल्यू कितना है, 41.34 इंटू 10 to the power 6 इज इक्वल टू, C2 का वैल्यू कितना था यहाँ पे, FSC माइनस into 0.45 FC के, yes sir कंक्रीट लगा देंगे, कंक्रीट का माइनस कर देंगे, Into ASC फोर्स बन गया, लीवर आर्म कितना हो जाएगा, D माइनस DC। DC. यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखोगे तो दोनों का लीवर आर्म कितना डिस्टेंस था बीच का, तो D माइनस DC, इतना ही डिस्टेंस था DC. दोनों के बीच में। फिगर बना के Yes, देख yes, लेना, sir. समझ में आएगा तो ठीक है। अब यहाँ देखो तुमको FSC तो पता नहीं है, तो यहाँ से साइड में हम लोग FSC कैलकुलेट कर लेंगे, FSC को कैलकुलेट कर लेंगे। 4 353 यहाँ पे लिखेंगे 4, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब लिखेंगे 4 स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। देखो कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, सब अपने आप पता चलते जाएगा, सब अपने आप लिखाते जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग शुरू में ही काम कर लें, याद रहा तो कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बाद में भी करते तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से जिस चीज का रिक्वायरमेंट हमें पड़ते जाएगा हम लोग उसको कैलकुलेट करते जाएंगे, है ना। एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील यहाँ पे अगर हम लोग को रिक्वायर्ड पड़ा तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे,
हम लोग को एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील निकालने का 2 तरीका बताए थे आपको। चलिए वो दोनों तरीका ही यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं। पहला क्या था, फ्रॉम SP16 पेज नंबर 18 से हम लोग देखेंगे, है ना, 18 था ना, 13 था 13 था, डी Yes, sir. DC अपॉन डी वाला ना, हाँ 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 13 था। 13 था, ठीक। पेज नंबर 18 13 जो होगा देख लेंगे, 0.1 है ना। में था। तो यहाँ पे देख लेंगे कि हम लोग अभी एज्यूम कितना किए थे इफेक्टिव कवर 50 ना, 50 और हम लोग Yes. कितना डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 20 से, 500 यही ना करते हैं हम लोग 20। यहाँ पे पहले हम लोग DC बाई डी डैश का वैल्यू निकालेंगे, DC बाई डी का वैल्यू निकालेंगे। तो ये DC का वैल्यू कितना है 50 और इसका वैल्यू है 500, तो कितना आ गया वैल्यू 0.1 तो 0.1 के लिए 0.1 के लिए देखो तो 353 फ्रॉम 0.1 के लिए 353 43 है। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम टेबल एफ, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल एफ, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम टेबल एफ फॉर एफी 415 0.1 का 353 है ना। Yes, बोल रहे 353 है। फ्रॉम टेबल एफ सर इसमें तो एग्जैक्ट वैल्यू आया, कहाँ से कहाँ लाइव करेगा, क्या जो निकालते थे ना इंटरपोलेशन मेथड से, बीच में आता तब निकालते जी, 0.1 आ गया तब क्या कर निकाले, बीच में आता था ना 0.05 0.1 के बीच में आता था, कैलकुलेट करते। एफएससी इज इक्वल लेकिन टू, एक नीलम शर्मा में जो बनाया ना सर इसके पहले वाला प्रॉब्लम, हाँ उसमें निकाला नहीं है ये एफएससी, डायरेक्ट लिख निकालेंगे, दिया ना हम हमने। निकालेंगे, हम निकालेंगे, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो स्ट्रेसेस आ रहा होता है ना, जो स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है, देखो अगर ये स्ट्रेन, देखो पहले स्टेबल को समझो क्या हो रहा है, तुम देखो क्या क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो डिजाइन में, है ना। पहले स्टेबल को समझ लो तो समझ में आ जाएगा क्या करना है। देखो ज्यादा एक्यूरेसी हम लोग जा सकते हैं, है ना, और हम लोग तो बचाना है, एक्चुअली हम लोगों को करना क्या है, डिजाइन करना है बीम को फेलियर से बचाना है। तो देखो जैसे जैसे ये स्ट्रेन देखो अगर बढ़ रहा है तो वैसे वैसे हमारा स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, घट रहा है ना, घट रहा है। ठीक है। मतलब डी डैश बाई डी का वैल्यू जैसे से बढ़ रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, ये वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। अब देखो अगर ये वैल्यू 0.05 और 0.1 के बीच में आता है तो हम लोग दोनों में से कौन सा वैल्यू लेंगे, 355 वाला या 353 वाला। एक्चुअली ये स्ट्रेस क्या बता रहा है, सुनो ना, ये स्ट्रेस क्या बता रहा है, ये स्ट्रेस बता रहा है कि कितना वो रेसिस्ट करेगा, Fe 415 कितना रेसिस्ट करेगा। तो अगर मेरा 0.1 आ जाएगा तो 353 रेसिस्ट करेगा, है ना। अगर 0.05 आ जाएगा तो 355 रेसिस्ट करेगा। अगर मान लो दोनों के बीच में स्ट्रेन आ गया 0.07, ये आ गया, तो अब इसमें सही क्या होगा, हम लोग इसको चुन लें या फिर इसको चुन लें, तुम्हारा दिमाग क्या कहेगा बताओ, तुम अपने समझ से क्या करोगे। अगर हम लोग इसको चुन लें तो इससे तो कम स्ट्रेन है ना इसका, है ना। तो क्या 355 स्ट्रेस वो रेसिस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नो सर, है ना। ये रेसिस्ट कर पाएगा 355 से कम, क्योंकि वैल्यू क्या हो रहा है, कम गिर रहा है, तो ये रेसिस्ट कर पाएगा 355 से कम। अगर 355 अगर हम लोग ले ले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजाइन के साथ बेईमानी कर रहे हैं, है ना, वो स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग 353 ही मान के चले कि नहीं 353, हालांकि मेरा जो है स्ट्रेस जो है ये 353 से ज्यादा रेसिस्ट करेगा, क्योंकि 0.07 आया है और 0.1 का वैल्यू 353 है,
तो इसका मतलब है कि 353 से ये वैल्यू ज्यादा रेसिस्ट करेगा। हो सकता है कि ये कितना 0.07 पे 353.6 रेसिस्ट करे, लेकिन हम लोग 353 ही मान के चलेंगे। तो क्या हम लोग बेईमानी कर रहे हैं? नहीं, हम लोग ज्यादा सेफ्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल होगा, लेकिन सेफ्टी क्या हो रहा है मेरा? ज्यादा बढ़ रहा है ना। अगर 342 लेके चले और स्ट्रेस कम मान के चले हम लोग, हमारा क्या हो गया? सेफ्टी और बढ़ रहा है। इधर आ गए 0.07 स्ट्रेन है, लेकिन मान कितना लिया? 329 स्ट्रेस। तो मतलब क्या? हम लोग सेफ्टी की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है? स्टील भी रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगा ना, फिर अनइकोनॉमिकल हो रहा है ना। इंटरपोलेशन निकालने के बाद मेरा जो हाँ इकोनॉमिकल बनेगा। हाँ, तो इसीलिए अगर इन दोनों के बीच में वैल्यू आ जाता है, अगर इन दोनों के बीच में वैल्यू आ जाता है 0. मान लो वैल्यू तुम्हारा आ गया 0.15 से कम आ गया, 0.11 आ गया, यहाँ पे 0.11 आ गया, तो अब क्या करेंगे? क्या 363 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है और आगे वैल्यू हमारा घट रहा है। तो हम लोग घटा हुआ वैल्यू भले ही ले लें, लेकिन ये वैल्यू नहीं ले सकते, है ना। इससे क्या हो गया? सेफ्टी की ओर एक कदम आगे बढ़ गए हम लोग, लेकिन थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल हो गया, है ना। और एग्जैक्ट निकालना है तो इंटरपोलेट करके हम एग्जैक्ट यहीं पे निकाल लेंगे 0.11 का, ये और ज्यादा एक्यूरेट आ गए हम लोग। तो डिजाइन का पार्ट है, ऐसा नहीं है कि आप ये 0.11 का वैल्यू इंटरपोलेट करके नहीं निकालोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना, सीखना तो पड़ेगा। इंटरपोलेशन करके बनाया। सही बात है, सीखना तो हर चीज चाहिए, है ना। तो इंटरपोलेशन सीख गए तो अच्छी बात है। नहीं अगर कर पाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में जो ज्यादा वैल्यू आएगा तो देख लेंगे कि दोनों वैल्यू के बीच में जो वैल्यू में स्ट्रेस जिसका कम होगा वो स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग ले लेंगे। ज्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस को कम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते। ज्यादा लेंगे तो फिर हम लोग डिजाइन के साथ बेईमानी करेंगे, फिर स्ट्रक्चर फेल होने की चांसेस रहेगी। सर तो ये भी कर सकते हैं ना, इंटरपोलेशन से जैसे निकाले, ठीक है ना। हाँ। तो 353 पॉइंट आ गया 76। हाँ, तो तो उससे कम लेना है। 353 को ले। हाँ ले सकते हैं, उससे कम लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है ना। अब एक और तरीका बताए थे हम, एक तो ये वाला हो गया, और कैसे निकाल सकते हैं वो भी सीख लेते हैं यहीं पे। सीख ले क्या? यस सर। तो ये हम लोग सीख लिए एफएससी, या फिर रहने दें, इसी से ही काम चलाते हैं। नहीं सर। वो भी कर लें। यस सर। टाइम है तो सर सिखा दीजिए, नहीं टाइम और कैसे कर सकते हैं? और हम लोग कर सकते हैं, देखो सिमिलर ट्रायंगल, देखो फार्मूला हमको भी याद नहीं रहता है, ठीक है। तो हम जाते हैं सिमिलर ट्रायंगल पे, कैसे हम लोग फार्मूला लिखे थे, है ना। देखते हैं हम लोग। तो तुमको भी फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, फार्मूला आराम से तुरंत निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग सिमिलर ट्रायंगल से स्ट्रेट निकाले थे। ये वाला वैल्यू था 0.0035, है ना। तो ये वैल्यू था यस सर। XU, है ना। XU। और यहाँ पे वैल्यू था यस सर। DC, और DC पे हमारा स्ट्रेंथ था एप्सिलॉन SC। बस इसी का तो यूज करना है ना। तो इसी यस का यूज करेंगे। तो पहले बड़ा वाला ट्रायंगल, तो 0.0035 डिवाइडेड बाई XU। यहाँ पे XU तो है नहीं, तो लिमिटिंग के लिए काम कर रहे हैं, डिजाइन है तो XU लिम ले लेंगे। यस सर। सारा हम लोग डिजाइन काम कर रहे हैं लिमिटिंग के लिए, तो XU लिम ले लिए। फिर छोटा वाला ट्रायंगल, तो छोटा वाला ट्रायंगल में क्या हो गया? एप्सिलॉन SC। XU लिम माइनस DC, छोटा वाला ट्रायंगल आ गया, यस सर। डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन SC। सॉरी उल्टा यस लिख सर। दिए, पहले एप्सिलॉन SC लिखना ये SC अपॉन XU लिम। हाँ। क्या है? SC अपॉन XU लिमिट माइनस DC। पहले स्ट्रेन ऊपर लिखे ना इसमें, तो इसमें भी यहाँ पहले स्ट्रेन जी। लिखेंगे एप्सिलॉन SC, स्ट्रेन हो और उसके बाद यहाँ SC पे अपॉन लिखेंगे XU लिम माइनस DC, माइनस DC। DC। ना। अब यहाँ से हम लोग को वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन SC का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। यस एप्सिलॉन यस SC सर। का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, एप्सिलॉन SC
ये आ जाएगा 0.035 यहाँ पे हो जाएगा KD 0.48 और इंटू 500 इज इक्वल टू एप्सिलॉन S3। यहाँ पे एक्सयू लिम का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.48 इंटू 500 और माइनस DC कितना वैल्यू लिए थे 50। तो यहाँ से एप्सिलॉन S3 का वैल्यू निकाल लो कितना होगा। ES 0.035 into 1 minus D D dash upon XU limit। DC का वैल्यू तो क्या XU होगा? लिमिट का फॉर्मूला माइनस फार्मूला याद नहीं, फार्मूला याद अच्छा नहीं, सॉरी सर, फार्मूला याद नहीं कर यस सर। निकाल लेते कितना हैं सर। फार्मूला याद रखोगे? कॉन्सेप्ट से आओ, सिंपल सा चीज है। सर आ जाएगा 50 आ जाएगा एप्सिलॉन SC का वैल्यू आ जाएगा 50। 50 आ जाएगा। यस सर 50 है। 50 कैसे आ जाएगा? ठीक से कैलकुलेट करो। नहीं सर 0.35 ये वैल्यू आएगा 0.00277। इतना आ रहा है किसी का? नो सर नो सर उतना नहीं कर पा रहे हो कैलकुलेट इतने? 0.035 है ना सर, और नीचे हो जाएगा 0.482 500 और इधर हाँ डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा हाँ 0.48 इंटू 500 और इधर -50 है तो ऊपर जाके +50 हो जाएगा। प्लस प्लस 50 हो जाएगा ऊपर आकर के। उधर जाएगा ना, साइड चेंज होगा जाएगा। का तुम लोग भी कैलकुलेट कर रहे हो। रुको, ये बताओ वैल्यू कितना आया? ये वाला वैल्यू बताओ कितना है? किसका? ये वैल्यू कितना आया? ये वैल्यू 0.0 0.0035 डिवाइडेड बाई 0.48 into 1.45 into 10 to the minus 5 1.45 into 10 to1. -5 हाँ 1.46 6 ले लीजिए। लिख सकते हैं इंटू 10 to पावर -5 आ गया। यस सर। यस सर क्या यहाँ एप्सिलॉन SC है? ये वैल्यू कितना आ जाएगा नीचे वाला? 0.48 इंटू 500 -50 तो ये वैल्यू आ गया 190। यस तो अब निकाल लो एप्सिलॉन SC का वैल्यू। इसमें 90 मल्टीप्लाई कर दो 190 इंटू 1.46 कितना आ गया 167 इंटू 10 to पावर -5 आ गया। आ गया नहीं सर 2.7774 into 10 to the power -3 190 नीचे आया ना जी, उसको मल्टीप्लाई कर दो ना 1.46 277 आ जाएगा ना। यस सर तो किए हैं, नहीं आ रहा -5 to 10 ओहो, नहीं आया सर। कैसे नहीं आया? 277.4 नहीं आया। यस सर आ गया 2.774 into 10 to the minus 3। अब यस इसको सर इतना था ही है। Yes, sir, इसको कैलकुलेट, अब इसको करो तो 1 0 यहाँ 2 0 3 0 है ना। कितना जीरो आगे लगाना उधर- होगा? 5 0 लगाना होगा आगे। तो 1 2 3 तो यही आ गया, एक्स्ट्रा जीरो आ जाएगा 2 है ना। 2774 नहीं आ यस सर गया? यस सर आ गया। यस सर कैसे कैलकुलेट कर देगा? नहीं आ रहा था। तो नहीं ऊपर सर इतना ही था तो पॉइंट वाला मतलब कि इसको कैलकुलेट करना पड़ता उसको। पॉइंट की वजह से हो रहा था सर और कुछ नहीं। आ गया वैल्यू 0.002 है ना। यस सर ये हो गया स्ट्रेन। अब एप्सिलॉन SC का हम लोग टेबल में देख लेंगे। फ्रॉम टेबल यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम SP16 टेबल देख लेते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेन का वैल्यू हम लोग खोजते हैं 0.00277 यही है ना। यस सर देखो यहाँ पे मिल रहा है 0.0027 यही ना है। यस सर यही है।
तो यहाँ का देख लेंगे कितना है हमारा स्ट्रेस का वैल्यू है, ठीक है। तो देखो ये स्ट्रेस का वैल्यू इसका ये है, और इस स्ट्रेस का वैल्यू हमारा 77 आया है ना, 277 ना, 774 774 774 आया है। तो 7776 और इन दोनों के बीच में हमारा वैल्यू होगा, है ना। तो इन दोनों में से कम स्ट्रेस किसका है, 151 वाला का ले लेंगे, यस सर 151.8, है ना। तो इससे करेंगे सर। तो हम लोग वैल्यू क्या ले सकते हैं, 151.8। तो दोनों में से कोई स्ट्रेस का वैल्यू आप ले सकते हैं। टेबल नंबर कितना था वो देखना भूल गए। टेबल है, ये है टेबल ए, है ना, टेबल ए क्लाउज 1.4। टेबल ए, है ना, एफएससी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना था हमारा 351.8, 351 351.2 2 था, है ना। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, 351 वाला या तो 353 वाला, दोनों में से कोई वैल्यू आप ले सकते हो। समझ गए, जी एफएससी सर। का वैल्यू आ गया। अब यहां से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, सर 351.8 है। ठीक है, 351.8, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफएससी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफएससी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 इसको हम लोग मान लिए थे यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे देख लेते हैं, 41.34 इंटू पावर 6, 41 दोनों में से एक करना है आपको, एग्जाम में दोनों नहीं करना है, ठीक है। बात समझ रहे हो, दोनों में से एक करना है, ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट, दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं करना। डीसी अपॉन डीयू लगेगा। 267 mm स्क्वायर। हेलो, यस सर। यस सर। मैं बोल रहा हूँ ना कि एग्जाम में सिर्फ एक करना, दोनों नहीं लिखना। या तो इस तरीके से कर सकते हो, या तो इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, या फिर इस तरीके से कर सकते हो। सर तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा सिमिलर एंगल ट्रायंगल से ही, क्योंकि वैल्यू इसका कम आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो सिमिलर, यही इसी को यूज कर सकते हो सिमिलर ट्रायंगल को। लेकिन सबसे तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा पढ़ने के लिए, बनाने के लिए, एग्जाम के लिए जो बेस्ट रहेगा वो तुम्हारा डीसी बाई डी डैश डी का ही रहेगा, ठीक है। कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा जी इसमें, ठीक है। जितना बुक देखोगे उतना कंफ्यूजन होता रहेगा, है ना। और भी तरीके हैं इसको निकालने के, और भी तरीके हैं निकालने के, लेकिन तुम बस ये दो जानो, है ना, अभी फिलहाल। और उसमें से एक ही यूज करना। हाँ, सबसे बेस्ट रहेगा डी बाई डी डैश वाला, डी डैश बाई डी वाला जो है यूज करना ज्यादा बेस्ट रहेगा। 41.34 इंटू 10⁻⁶, एससी निकाल रहे ना सर। ये हो गया तुम्हारा क्या, मोमेंट हो गया। फॉर्मूला फिर लिखेंगे हम लोग, एफएससी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 353.3
353 लिखेंगे, 353 निकालें हम लोग, दोनों में से कोई एक ही वैल्यू यूज जी सर। करेंगे, तो जी 353 सर, जी सर। यस सर। 353 FSC माइनस 0.45 FCK का वैल्यू हो जाएगा 20, और इसमें एरिया ऑफ ये 20 एरिया ऑफ कंप्रेशन Compressor। कैलकुलेट करना है। ये हो गया मेरा फोर्स, और इसमें हो गया लीवर आर्म D, तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा 500 500 D माइनस माइनस 50। 50। तो यहाँ से ASC का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये वैल्यू कितना आएगा बता दो। 266.99 267 mm²। एक मिनट, ये ASC का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा कितना आया ASC का वैल्यू 267 सर। 267 बस पॉइंट में यस सर, लिखा है। 266.99 आ रहा था सर। ठीक है, तो 267 mm, 999। हाँ वही बोले सर। 267 mm² ले लिए इसको, है ना। अब देख लेते हैं जी टोटल एरिया ऑफ टेंशन कितना हो गया, टोटल एरिया ऑफ कंप्रेशन कितना हो गया। सारा वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, हम लोग जी सारा वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा टोटल एरिया ऑफ टेंशन स्टील, टोटल एरिया ऑफ टेंशन स्टील, ये कितना हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ टेंशन स्टील बताइए ST1 प्लस ST2 ना। E 0.87 FY into ST1। AST इज इक्वल टू सॉरी आवाज आ रहा है, म्यूट कर लो। AST1 प्लस AST2, AST1 का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 1100 पॉइंट कुछ निकाले थे सर, 80। 1100, देख लेते हैं यस सर, 1100.80। 1100.80। AST2 का वैल्यू कितना निकाले 254 AST2 का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 254। 2.45। तो ये टोटल कितना हो गया ये हो गया सर 1355.25। ये टोटल 25 एरिया mm²। टेंशन स्टील हो गया मेरा, है ना। जी सर। अब हम लोगों को निकालना है कि इसमें हम लोग कितना नंबर्स ऑफ बार्स और कैसे हम लोग प्रोवाइड करेंगे, है ना। जी सर। तो हम लोग एक्चुअली एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, एज प्रोवाइड लिख देते हैं, प्रोवाइड कितना mm डाया का बार हम लोग कंसिडर कर ले। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 20 mm या 16 mm, जो मानना है मान लेते हैं, है ना। 16 या 20 mm डाया का। जी प्रोवाइड 20 mm डायामीटर ऑफ स्टील बार, प्रोवाइड 20 mm डाया बार प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग 20 mm डाया बार। तो अब इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कितना नंबर ऑफ स्टील हमको प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। तो एरिया ऑफ 1 बार कितना हो जाएगा 5/4 इंटू डी है, कितना हो जाएगा 5/4 डी स्क्वायर में 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 314 mm स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जी निकालेंगे सर। नंबर ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, 14 से डिवाइड कर देंगे। 355.25 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टील रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 5 सर। 4.35 हो जाएगा सर। 4.31 आ रहा है सर।
4.3 आ रहा है। तो हम लोग टोटल एरिया ऑफ स्टील में डिवाइड कर देंगे 1355.25 डिवाइडेड बाई 314। 314। तो ये आ जाएगा कितना? 4.31। 31 4.3। तो हम लोग 4.3 बार प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं ना? तो कितना नंबर ऑफ बार लेंगे हम लोग? 5 5। तो हम लोग अप्रोक्सीमेट यहाँ पे लिख देंगे कि हम लोग 5 बार जो है प्रोवाइड करेंगे, है ना? यहाँ पे लिख देंगे providing 5 bars of 20 diameters in टेंसाइल या टेंशन जोन, है ना? यस सर टेंशन साइड लिख देते हैं। टेंशन साइड में कितना प्रोवाइड किया हम लोग? 5 को बार प्रोवाइड किए 20 mm डायमीटर। वैसे ही हम लोग को एरिया ऑफ कंप्रेशन के बारे में निकालना होगा, है ना? जी सर तो हम लोग जो कंप्रेशन में देते हैं उसका डायामीटर क्या रखते हैं? नीचे वाले से कम रखते हैं, है ना? जनरली हम लोग, क्योंकि उसका एरिया भी तो इसे कंप्रेशन में कम है। देखो यहाँ 355 और ऊपर में एरिया ऑफ कंप्रेशन में कितना आया हमको देने के लिए? देखो तो एएससी का वैल्यू कितना है? 267।